आज संघ ने मुझे कंसेप्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत संघ का आभारी हूँ। कंसेप्ट जो दिया जाता है वो है हमारे संघ की गतिविधियों को, संघ की आवश्यकता को और संघ के भविष्य आदि को ध्यान में रख करके दिया जाता है। ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जब इस दृष्टिकोण से हम ये देखते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न आता है कि आखिरकार वह कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई जिसकी वजह से संघ की स्थापना करने के लिए हम लोग प्रेरित हुए। यद्यपि ये संघ बहुत पुराना था, लेकिन वक्त के साथ में ये कुछ विलुप्त सा हो गया था, जिसे कि हमारे कुछ साथियों ने समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस संघ को एक तरह से पुनर्जीवित किया, या ये तरह से नए रूप में हमारे सामने रखा। नए रूप क्या होगा इसको अपन आगे चल करके कहते हैं, बताएंगे। लेकिन यदि संघ की उपयोगिता को देखें तो हमारे जो संघ का श्रमण संघ है, उसका जो हमारा संघ का पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें पहले ही पेज पर लिखा हुआ है कि यदि आपको महसूस होने लगे कि यह आपके बुजुर्गों का ही पुरातन समण संघ है, तो आप इसमें आए, या इसको अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने कस्बे, अपने ग्राम, अपने शहर, अपने राज्य, अपने संगठन, अपने स्थान पर आमंत्रित करें। संघ हर समण से सदियों बाद मिलने के लिए बेताब है, जिसके की 10 गोल्डन रूल हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि संघ हमारा बहुत पुराना संघ है। इसको हम ये मान के चलते हैं कि सिद्धार्थ गौतम से भी पहले से था, क्योंकि हमारे पास में इस बात के प्रमाण है कि सिद्धार्थ गौतम ने भी समण संघ का, यानी संघ का जो है एक, जिसको दूसरा नाम क्षत्रिय महासभा कह सकते हैं या महासभा दूसरे नाम से जान सकते हैं, उसकी सदस्यता लिया और उस सदस्यता में जो नियम कानून थे उनका पालन किया। ऐसी ही स्थिति में हम जब समण संघ का निर्माण किया गया तो इसमें जो है कुछ हमारे नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, जिसको कि हम जो है इसको आज की भाषा में विनय भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा नियम है कि केवल समण, केवल समण, केवल समण को जब हम देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि आखिरकार ये समण का मतलब क्या है। समण शब्द से जब भी कभी हम देखते हैं तो हमारे पास में ये लगता है कि हमारा जो पुराना भारत है, जिसको कि आज भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा, चीन का हिस्सा, म्यांमार का कुछ हिस्सा आदि आदि हैं, जिस पर कि उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो सारे के सारे समण थे। परंतु समय के साथ में ये हिस्से भारत से अलग होते चले गए और जो महाभारत घट करके आज के भारत के रूप में आने लगा। इस इस भारत में जो लोगों ने शासन व्यवस्था को करने लगे तो उन लोगों ने हमारे समण लोगों के साथ में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं अपने मन से करने लगे, और यहाँ तक कि समण समण शब्द को भी नए रूप में यानी विकृत करते हुए समण से श्रमण करते ही श्रमण समण से श्रमण किया, जिसकी वजह से जहां हम लोग दाता थे लेकिन आज हम याचक बन गए। इस बात के बहुत ज्यादा प्रमाण हैं कि हमारा जो हम लोग जो थे वो याचक नहीं थे बल्कि देने वाले थे, और याचक के रूप में बमणों का बमणों का जो है प्रमाण मिलता है। जब हम देखते हैं कि कई जगह पर कहता है कि वो हमारे याचक बन करके आपके पास में आए और अपनी बात अपने लिए कुछ भिक्षा मांगे या अपने लिए कुछ चीजें मांगी। जब इस प्रकार से समय व्यतीत होता चला गया तो हमारे जो अधिकार थे, कर्तव्य थे, वो धीरे धीरे करके बदलते चले गए और घटते चले गए। फलतः
ये समण संघ समण संघ टूटा और लगभग 6,743 टुकड़ों में बिखर गया। समण की पहचान, समण की राष्ट्रीयता खत्म हो गई। बमनों ने समणों से सीख कर संघ बनाया और अपनी पहचान बनाई। आज बमन को बामन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बमन ने अपने अंदर सैकड़ों टूट के बाद भी जातियां नहीं बनाई, जो कि केवल वर्गवाद तक सीमित रहे। वे आज भी अपने आप को बमन समाज, बामन समाज या ब्राह्मण समाज के नाम से कहते हैं, जबकि समण अपनी समण की पहचान याद रखने में भी नाकाम रहे। बुद्ध महासमण थे और साफ साफ सपनों को कह रहे हैं कि समण संघ के रूप में कहते हैं कि संघम शरणम गच्छामि, अर्थात हम समण की संघ में जाते हैं। इस प्रकार से हमारे लिए जो ये पहला हमारा जो वाक्य है, हमारे जो पहला नियम है कि केवल समण। दूसरा हमारा नियम है जो कि बहुत बड़ा हमें दूसरे संघों से या जिसे कह सकते हैं संगठनों से अलग करता है, वो ये है कि हम चंदा कभी नहीं लेंगे। चंदा के क्या क्या बुराइयां होती हैं, क्या क्या हमको चीजें देखने को मिलती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और इस पर जो है बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारी चीजें कहते चले आ रहे हैं। तो इसका एक ही बात कहता हूँ कि जो है चंदा की वजह से लोगों ने उसको धंधा बना लिया है। और धंधा बनाने की वजह से धंधा इसलिए बनाया है कि केवल वो संगठन बना करके अपना परिवार को पालन करते हैं, अपनी मतलब बहुत अच्छी जिंदगी यानी जैसे कहते हैं ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, और जो कि पे बैक टू द सोसाइटी है उसका एक तरह से गलत उपयोग करते हैं। तीसरा समण संघ का जो बहुत बड़ा नियम है वो यह है, जाति अभ्यास कभी नहीं। हम देखते हैं कि जातियों में टुकड़े होने की वजह से आज लगभग 6,743 जातियां नहीं, बल्कि अगर इसमें SC ST OBC के साथ साथ कन्वर्टेड माइनॉरिटी को जोड़ा जाए तो ये लगभग 10,000 के करीब पहुंचती है। इन 10,000 जातियों में बंटने वाले लोग 85% हैं, जबकि इन जातियों को बांटने वाले लोग अगर एक तरह से कहें तो केवल वो 15% है। चूंकि वो 15% वर्ग तीनों अलग अलग वर्ण के होते हुए भी बटे नहीं हैं और उनका अपना वर्ण कायम है, उन्होंने अपने आप में तीनों वर्णों के बीच में एकता स्थापित किया। अपने रोटी बेटी का संबंध भले ही न रखा हो, लेकिन साथ साथ उठना बैठना खाना एक दूसरे के यहाँ जाना ये सब कायम रखा। तो ऐसी स्थिति में वो पूरे 15 के 15% रहे, जबकि हम लोग जो है 85% होते हुए भी विभिन्न जातियों में बंटने के कारण अपने ऊंच नीच के व्यवहार, ऊंच नीच का जो हमारे बीच में बीज बोया गया है उसको जो है पालन करने की वजह से हम 10,000 जातियों में बढ़ गए। फलतः हमारी संख्या 0.008 पॉइंट मतलब 0.085 होती है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हम दिन प्रतिदिन टूटते जा रहे हैं। और जब टूटते जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान इस बात पर आता है कि क्या हमारे जो संगठन है जिन्होंने की हमारी जिम्मेवारी ली थी कि वही वो हमारा भला करेंगे, यानी SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का भला करेंगे, लेकिन वो भला नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो संगठन बनाया और वो संगठन में जो आवाज आती है, टन की आवाज जो आती है, वो प्रतिध्वनि ये करती है कि उन्होंने इस आवाज की वजह से अपने आप में जो है टन की आवाज करने के कारण वो अपने आप में विघटित होते चले गए और बजाय हमारा भला करने के अपने आप को और बांटते चले गए, और हमको जो है दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारों से वंचित जो हमारे पास में होते चले गए, उसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो मजबूरन होकर के हमको जो है समण संघ की जो है परिकल्पना को पुनर्जीवित करना पड़ा, या ये कहते लोगों के सामने रखना पड़ा। इसमें पुनर्जीवित करते हुए जो हमारे अगली बात हुई वो ये है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। क्योंकि हमने देखा कि पद प्रतिष्ठा मंचमाला संगठनों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों ने तो अपने घरों में ही इतने संगठन बना लिए हैं अपने परिवार के लोगों के बीच में कि भाई तुम जो है हमारी जो है आज आज मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, अगले 2 साल बाद या 4 साल बाद जब कोई भी सो कॉल्ड चुनाव होगा या नॉमिनेशन होगा तो जो है तुम बन जाना। इस प्रकार से जो है वो पद प्रतिष्ठा आदि के लिए लड़ते रहते हैं और क्या नाम है बजाय भला करने के नुकसान ही करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जब भी कभी वो कार्यक्रम करते हैं तो बड़े बड़े मंच सजाते हैं
जिसका कि आधार केवल चंदा होता है, और चंदा के आधार पर वो बजाय हमको लाभ देने के अपना घर बनाते हैं। और इसके लिए एक और उन्होंने हथकंडा अपनाया कि भाई पंजीकरण करा लो। पंजीकरण कराने के लिए सबसे बड़ी बात जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि पंजीकरण कर जाएगा तो हमारे साथ में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एक ये भी बोला जाता है कि भाई पंजीकरण हो जाएगा तो सरकार जो है हमारे पद, हमारी जो बाकी है, हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी जो मांगे हैं, हम जो मेमोरेंडम देंगे उसको लिए वो बाध्य हो जाएगी, सरकार बाध्य हो जाएगी कि हमको जवाब देना। लेकिन इस बात को देखते हैं कि इस प्रकार से तमाम और भी संगठन हैं जो कि पंजीकरण नहीं है। और इसका कि सबसे बड़ा उदाहरण हम आरएसएस को देखते हैं। जो आरएसएस लगभग 100 साल का होने जा रहा है, कुछ ही समय, कुछ 1-2 साल में वो 1925 में बना और 2025 में पूरे 100 साल हो जाएंगे, लेकिन उसका पंजीकरण कभी नहीं हुआ। तो क्या यह मान के चलते हैं कि जब पंजीकरण नहीं किया तो क्या सरकार उसकी तवज्जो नहीं देती? ये की बात किसी से छुपी नहीं है कि आज अगर हम ये कहें कि आरएसएस के सारे पर जो है सरकार चलती है तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सबका अनुभव है। इसमें गलत सलत जो समय आता है वो बताया जाएगा, या जो हमारे खोजी प्रवृत्ति के लोग हैं वो प्रमाण करते हैं। लेकिन मैं तो एक कॉमन पार्लियामेंट्स के रूप में यही कह सकता हूँ कि संघ जो है ना, आरएसएस के सहारे ही ये हमारी बहुत सारी नीतियां वर्तमान सरकार करती है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि पंजीकरण करना कभी नहीं, ये हमारा एक गोल्डन नियम है जिसको कि हम पालन करते हैं। अगला गोल्डन नियम जो है, या अगली जो हमारी विशेषता है, विनय है, वो संघादि से सबसे पूर्ण है और होना भी चाहिए। क्योंकि जिस संघ को हमने खून पसीना से सींचा है, वक्त के साथ में जो विलुप्त हुआ उसको आगे बढ़ाया, उसको सामने रखा, और रख करके ही हम जो लगभग 2 साल में, यानी 2.25 साल में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज हमारे 18 राज्यों में और 8 हमारे आउट ऑफ इंडिया के कंट्री जो हैं वहां पर जो है हमारी बातें पहुंचती हैं। तमाम एनआरआई भाई बहन हमसे जुड़ते हैं और जो है अपनी अपनी बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि संघादि से जो सबसे ऊपर है वो ये प्रमाणित करते हैं कि संघ में जो भी आदेश होते हैं वो पूरी तरह से कानूनन बनते हैं, और उसको कानून का जामा पहनाने के लिए या उसको अच्छा बताने के लिए हर महीने की पहली तारीख को जो हमारी कॉन्फ्रेंस लगती है, जो हमारा एक तरह का संसद लगती है, जिसमें कि हम सारी की सारी चीजों को रखते हैं, और हमारी जो उनमें जो लोग उपस्थित होते हैं, यानी जितने भी स्पोक हैं वो इसमें भागीदार होते हैं। और भागीदारी होने के नाते जो भी कानून या व्यवस्था बनाते हैं, जो भी नियम बनाते हैं, उन नियमों पर पूरी तरह से चर्चा करने के पश्चात उनको जो है पास करते हैं। तो जब पास करते हैं तो निश्चित रूप से ये माना जाता है, यह प्रमाणित होता है कि संघ दो जो है आदेश देगा उन्हीं नियमों के तारतम्य में देगा और अपनी बात कहेगा। ऐसी स्थिति में संघाधिशेष सबसे ऊपर होता है। इसकी वजह से ये भी होगा कि हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं होती। आगे हमारा जो विनय है वो ये है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। स्पष्ट है कि अगर हम राजनीति में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो शक्ति है वो मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक ये बढ़ जाएगी। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग जो हमारे संघ के सदस्य हैं वो राजनीति में जाना अगर चाहें तो हम उसको रोकेंगे नहीं, यानी संघ कभी रोकता नहीं। उनसे यही उम्मीद करते हैं कि भाई यदि आपको राजनीति करनी है तो संघ को बता के चले जाओ। जब संघ को बता के चले जाओ तो निश्चित रूप से आप जो है उस संघ से, संघ के सामान्य सदस्य रह सकते हैं, एक्टिव सदस्य नहीं रह सकेंगे। इसी प्रकार से जो हमारा अगला नियम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंस का, उसका इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि यदि कोई आदमी संघ में रहता है और संघ के खिलाफ में कोई बात करता है, संघ के सदस्यों के खिलाफ में कोई बात करता है, कोई चुगली करता है, जो हमारा चौथा सील है वो ये है कि मूषावादा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, जो हमारा चौथा सील है, वो सील का अगर भंग करता है तो निश्चित रूप से वो संघ का जो है सदस्य नहीं रह सकता। क्योंकि अगर वो संघ का सदस्य रहेगा तो उसकी देखा देखी लोग, दूसरे लोग भी इस तरफ से अपना मन जो है उस तरफ ढला लेंगे
उस तरफ चलने की कोशिश करने लगेंगे, जिसकी वजह से संघ का जो जितनी उन्नति होनी चाहिए, संघ जो है बहुत ज्यादा टुकड़ों में बढ़ सकता है था। इन सबको देखते हुए संघ घातक की वापसी कभी नहीं। हाँ, कोई आदमी कोई आदमी से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है या कोई बड़ी गलती हो जाती है और उसको जो है एक मौका संघ देता है, वो चाहे तो वो संघ के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर सकता है और संघ से ये निवेदन कर सकता है कि अब मेरे से ये गलती हो गई, भविष्य में मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं कि इस प्रकार की कोई गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जब संघ बैठता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति द्वारा या उस बहन भाई के द्वारा जो ये बात कही जाती है उसका पूर्ण रूपेण वो परिशीलन करता है और परिशीलन करने के पश्चात यानी उसको जो है नींव छेद के मुताबिक सोचने के पश्चात इस नतीजे में पहुंचता है कि उसके द्वारा जो ये काम किया गया है, जो ये बात बताई जा रही है, क्या वह है एक क्षम्य यानी इसको क्या नाम है माफ करने की योग्य है या उसको कोई छोटा मोटा दंड दे करके उसको संघ में वापसी किया जा सकती है या संघ से निष्कासित नहीं किया जा सकता। इसके लिए संघ ने नियम बनाया कि एक नियम ये भी है कि मौका पड़ेगा तो उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दी जाएगी और इसी बीच में उसके व्यवहार को, उसकी गतिविधियों को, उसके मतलब जो हमारे जो संघ के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उनके उनके अच्छे ढंग से देखा जाएगा और यदि महसूस किया जाएगा कि वास्तव में उसने जो संघ से क्षमा याचना जो किया वो केवल मात्र ऊपरी ऊपरी मन से नहीं, हृदय से किया है, कि मन से किया है और ये विश्वास अगर करता है संघ कि नहीं वास्तव में इसने जो है गलती जो है क्षमा करने के योग्य है, तो उसको क्षमा करके साधारण सदस्य से उठा करके उसको जो है संघ में वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार से ये हमारे जो है संघ के 9 नियम बनाए और 10वां जो नियम है वो ये नियम बहुत सख्त है और उस सख्त की नियम की बहुत आवश्यकता भी है, क्योंकि निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से कोई पुस्तक लिखी जाती है और उस पुस्तक में भूमिका होती है और उस पुस्तक में प्रस्तावना होती है, तो लिखने वाला या जो लिखने वाले ग्रुप होते हैं वो भूमिका में और प्रस्तावना में अपनी बात को ये बताते हैं। अगर कोई आदमी भूमिका को पढ़ता है, प्रस्तावना को पढ़ता है, तो उसके मन में एक विचार आता है कि इस पुस्तक में जो लिखा गया है वो किस किस से संबंधित है और क्या क्या है। इस प्रकार से वो एक छोटा सा आइडिया प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से उपसंहार के रूप में जब वो पुस्तक समाप्त होती है तो उपसंहार के रूप में या अंतिम अध्याय के रूप में जो उपसंहार लिखा जाता है वो उपसंहार एक तरह से उसका सारांश होता है। लेकिन यहाँ हमारा जो है ये सारांश नहीं है, जो हमारा जो 10वां नियम है वो सारांश नहीं है, बल्कि इन नियमों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सारी की सारी बातें कही जाती हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर पूरा अंकुश लगाने के लिए, उसको पूरा कवर करने के लिए, उसकी महत्ता बताने के लिए ये नियम 10वां नियम पास किया गया है कि विनय के उपरोक्त संघ के जो हमारे 9 नियम है, जो विनय संघ का आधार है, ये न कभी बदले जाएंगे, न कभी खत्म किए जाएंगे और न कभी अमान्य किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब 10वां नियम बनाया गया तो उसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने के साथ ही साथ उसको अच्छी तरह से दोबारा तिबारा विचार करने के पश्चात इस नतीजे पर पहुंचा गया कि वास्तव में ये 10वां नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये 10वां नियम बनाया और 10वां नियम बनाने से इस प्रकार की जो चीजें हमारे सामने आई जिसकी वजह से हमारा सवर्ण संघ दिन दूनी रात चौगनी करने लगा। सवर्ण संघ का जो उद्देश्य एक उद्देश्य है कि जोड़ो और जोड़ो। ये जोड़ो और जोड़ो के पीछे भी ये एक बात निश्चित सामने आती है कि जब जब हम जुड़ते हैं तब तक हम सफल होते हैं। इसके लिए कोई विशेष काम करने की जरूरत नहीं होती, केवल और केवल मात्र इस बात के लिए उपयोगिता होती है कि हम अपने परिवार के सदस्यों को, दूसरे बहन भाइयों को, अपने मोहल्ले के लोगों को जोड़ें। इसके लिए एक फार्मूला जो मैंने इजाद किया है वो ये है कि अगर एक शब्द होता है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब ये होता है कि एफ से मतलब ये होता है कि सबसे पहला जो काम करना चाहिए हर समण संगी को लिखना करना चाहिए वो ये है कि जोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एफ मतलब फैमिली। सबसे पहले यदि वो अपने को फैमिली मेंबर्स को जोड़ता है तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे ढंग से बात कर सकता है, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या को जोड़ेगा।
क्योंकि जब फैमिली मेंबर जुड़ता है तो निश्चित रूप से उसकी बल और शक्ति दोनों बढ़ती है। जब फैमिली मेंबर जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हर फैमिली मेंबर उसको बताएगा कि 8 से 11 बजे का जो कंसेप्ट का टाइम है वो अब टाइम हो गया है, हम इसके पहले सब अपना काम निपटा लें। इवन अगर भोजन करना है या कोई दूसरा काम करना है तो ये फ्रेंड का जो एक बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा क्या है, दूसरा जो रिलेशन है वो ये है, दूसरा शब्द है फ्रेंड में, वो है आर। आर का मतलब ये होता है कि हमारे पास में जब फ्रेंड्स मतलब जो फैमिली जुड़ जाती है, ऐप के मुताबिक फैमिली जुड़ जाती है, दूसरा हमारा जो शब्द आता है फ्रेंड्स में वो है आर। आर का मतलब ये होता है कि हमारे रिलेशन, जो हमारे फ्रेंड्स जो हमारी फैमिली के अलावा जो हमारे नजदीक होते हैं वो हैं रिलेशन वाले, मामा चाचा फूफा काका जीजा फलाने ढिमके, इस प्रकार के लोग हैं। यदि उन लोगों को हम अपने कंसेप्ट को अच्छी तरह समझा देते हैं, बहुत सारी चीजें बातें कर सकते हैं, तो मेरा ऐसा विचार है कि वो अगर ठीक ढंग से समझाते हैं तो ऐसी स्थिति में रिलेशन जब हमारे पास जुड़ता है तो हमारी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रिलेशन चूंकि बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसी स्थिति में अगर हर रिलेशन से, जैसे मामा से फूफा से काका से चाचा से ससुराल से मायके से या दूसरी जगह से जब हमारे पास में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास में शक्ति ज्यादा जुड़ जाएगी, और जो है एक एक करके जुड़ेंगे तो हमको ज्यादा लोग मिल जाएंगे, यानी हमारा परिवार और बढ़ता चला जाएगा। अगला जो फ्रेंड्स में आती है वो आती है आई। आई का मतलब संस्था, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के बारे में मेरा अपना सोच है कि जिस प्रकार से कोई कॉलेज से पढ़ के निकलता है, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज से जाता है, कोई कहीं से जाता है, कोई अपने टेक्निकल चीजें सीखता है, कोई क्या नाम है लॉ की डिग्री प्राप्त करता है, कोई और काम करता है, यानी कहने का मतलब है कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे निकल करके वो अपने जीविकोपार्जन का साधन ढूंढता है, अपना प्राप्त करता है, जिससे कि अपने परिवार को भरण पोषण करता है। इसके वजह से इस प्रकार से उसके इंस्टीट्यूशन में, यानी उसकी जो संस्था थी, उस संस्था से वो जुड़े लोगों को भी अपने इस संघ से जोड़ने में अगर वो कामयाब होता है तो निश्चित रूप से संघ की शक्ति को, संघ की ताकत को बढ़ाने में वो काम कर सकता है। अगला जो हमारे पास में होता है वो होता है एजुकेशन। एजुकेशन का ई का मतलब एजुकेशन, ई का मतलब जब हमारे पास में एजुकेशन होता है तो निश्चित रूप से मानते हैं कि किताबी ज्ञान के अलावा कुछ टेक्निकल एजुकेशन हो सकता है। किताबी ज्ञान के अलावा जिस प्रकार से टेक्निकल एजुकेशन होता है, उसी प्रकार से हमारे पास में दूसरी जो एजुकेशन के बारे में कहते हैं, यानी समाज से भी हम कुछ सीखते हैं, कुछ परिवार के दूसरे लोगों से सीखते हैं, कुछ आस पड़ोस से सीखते हैं, इन सब जो एजुकेशन का है, तो इस प्रकार से हमारा दायरा बड़ा होता है। और जब दायरा बड़ा होता है तो निश्चित रूप से हमें कुछ साथी मिल सकते हैं जिनको कि अगर हम समझाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, और हमारा जो जोड़ो और जुड़ो, जब जब जोड़ते हैं तब तक हम जैसे जैसे जोड़ेंगे तब तक जैसे हमारी संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो हमारे निश्चित रूप से जोड़ो और जुड़ने का जो हमारा फार्मूला है, जो हमारे संघ का बहुत बड़ा फार्मूला है, वो हमारे काम करेगा। इस प्रकार से एजुकेशन के पश्चात हमारे पास में अगला शब्द जो आता है वो आता है एन। एन का मतलब ये होता है, जो बहुत बड़ा मतलब ये होता है, आदमी अकेला तो रहता नहीं है, चाहे वो बड़ा मकान बना के रखे चाहे छोटा मकान बना के रहे, लेकिन चाहे किराए पर रहे चाहे खुद के मकान में रहे, चाहे कैसी वो मतलब रहे, चाहे गांव में रहे चाहे शहर में रहे, चाहे क्या नाम है नौकरी पेशा हो उसकी वजह से सरकारी निवास में रहे, लेकिन इसके बावजूद उसका कोई ना कोई नेवर होता है। एन मतलब नेवर, नेवर मतलब पड़ोसी। पड़ोसी से अगर हम अच्छा संबंध बनाते हैं तो निश्चित रूप से कभी कभी किसी चाय पर, किसी मतलब बर्थडे पर, किसी बात पर जब हम एक दूसरे को बुलाते हैं या एक दूसरे के घर जाते हैं तो निश्चित रूप से कई लोगों से हमारे बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं, और उससे बहुत अच्छे संबंध में अगर हम ये देखते हैं कि वो आदमी हमारा SC ST OBC यानी श्रमण समण के रूप में हमारे पास में है, यानी वो हमारे इसका है, हमारे समण बनने लायक है, तो ऐसी स्थिति में हम उससे नेबर से यानी पड़ोसी से भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको इसका कंसेप्ट बता सकते हैं, उसको बातचीत बता सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो भी हमारे पास में जुड़ने के लिए या हमारे जुड़ने के लिए एक मतलब स्थान मिलता है, या हमारे सामने एक पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है नेबर एक पॉइंट मिलता है, और लास्ट में जो हमारा आता है वो आता है हमारा डी। ये फ्रेंड्स में डी जो हमारे जो बात आती है, वो डी का मतलब ये जो उसको मैंने क्लासिफाई किया है वो है डिजायर। डिजायर जो है, जिस प्रकार से हमारे समण संघ के
9 नियमों को प्रोटेक्ट करने के लिए 10वां नियम बनाया है कि इन 10 में जो ऊपर के जो 9 नियम बनाए गए हैं इनमें कभी परिवर्तन नहीं करेंगे, इसमें न कोई बदलाव होगा। ठीक इसी प्रकार से ये हमारे पास में फ्रेंड्स का जो लास्ट का जो डी है, ये हमारे लिए बहुत ताकतवर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट या ताकतवर इसलिए है कि ये प्रमाणित करता है कि अगर हमारी डिजायर है तो हम चाहे अपने रिलेशन से बात कर सकते हैं, फैमिली लोगों से बात कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन वालों से बात कर सकते हैं, नेबर से बात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए क्या है, जो सबसे लास्ट में शब्द जो डी है, दैट इज डिजायर। अगर हमारी डिजायर है, हमारी इच्छा है, तो अभी तभी हम काम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जब हमारी ये चीजें सामने आएंगी तो जिस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे, जो जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे तो संविधान की जो बात है कि 51% यानी बहुमत के आधार पर हम आए, तो बहुमत लेकर के आओ तो अपने अधिकार ले जाओ, ये हमारा संविधान भी हमको ये बोलता है। ठीक इसी प्रकार से जब इस प्रकार से हमारा जो संघ है, इस संघ में जब हम इस प्रकार से बहुमत जोड़ेंगे तो हमारी बहुमत में ताकत होगी। तो जब ताकत होगी तो वो ताकत जो है हमारी जो है इस प्रकार से होगी, जिसके लिए कि हमको बहुत सारी चीजें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि केवल और केवल 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 जो केवल जब हम लोगों के सामने रखते हैं या किसी के सामने बात रखेंगे कि अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा है, या इसको इस प्रकार से करना चाहिए, इसको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बातें जब हम कहेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे पास बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक होने के नाते हम इस बात को रख सकते हैं। इसका प्रमाण हमारी जो लगातार जो मीटिंग हो रही है, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग हो, ऑनलाइन मीटिंग में भी और वर्चुअल मीटिंग में जो दूसरे लोग देखते हैं, यानी चाहे भले ही हमारे समाज के लोग हैं, ये 6,743 की जातियों के लोग हैं, या वर्णों के मतलब दोनों क्या नाम वर्ण में SC ST OBC के लोग हैं, भले ही हमसे नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनको ये लग तो रहा है कि भाई इनकी संख्या जितनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो निश्चित रूप से उसके मन में भी ये बात आती है कि आखिरकार कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से ये लगातार हर रोज बगैर नागा, कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार की वजह से नहीं, कोई गर्मी सर्दी का प्रभाव नहीं, किसी वजह से नहीं, ये कभी नागा नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिरकार कुछ तो बात है, बस ये कुछ तो बात है, इसको अगर हमने बना लिया, इसको हमने मतलब कार्य रूप में परिणत कर दिया, तो निश्चित रूप से हमारे समण संघ की जो ताकत है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब इसी के लिए हम जब कभी प्रैक्टिकल यानी फिजिकल मीटिंग में भी बैठते हैं तो निश्चित रूप से ये सामने लगता है, जिस प्रकार से अभी 12, 13, 14 अगस्त में नागलोक यानी नागपुर में जो मीटिंगें हुई, उसमें भले ही लोग हमने बहुत सारे संस्थाओं को बुलाया, यद्यपि वो कम आए, लेकिन उनके दिमाग में एक बात तो बैठ गई कि ये ऐसा संघ है जो कि दूसरे लोगों को बुलाता है और अपनी बात रखता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी में अपनी बात रखता है, और सारी की सारी चीजें जैसे कि अभी सुधीर राज साहब ने एक अच्छा रिजोल्यूशन पास करवाया, मतलब रिजोल्यूशन रखा कि भाई जो भी हमारे पास में चंदा होता है, सॉरी, जो भी हमारे पास में जो पैसे की बात करते हैं, यानी जो हम फिक्स कर देते हैं कि जो मीटिंग लगती है उसमें इतना रुपया इसको देना पड़ेगा, यानी जो भी भागीदार होगा उसको अपना खर्चा खुद देना पड़ेगा। तो उसके लिए एक नया नियम बनाया है कि भाई जो भी 24 घंटे में हमारे पास में मतलब जो पैसा आता है या जो हमारा खर्चा होता है उसको अगले 24 घंटे में साथ में रखा जाए। तो निश्चित रूप से ये ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा मतलब उदाहरण है, और ऐसा बड़ा उदाहरण है कि आज तक किसी भी संघ में ये देखने को नहीं मिला। संगठन की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि संगठन जो है ना कभी भी अपने पैसे कौड़ी का हिसाब नहीं देता, और अगर देता भी है तो गोल मोल करके देगा। 20 लाख चंदा इकट्ठा करेगा, 2 लाख का या 10 लाख, 2 लाख का या 4 लाख का चंदा तो हिसाब बता देगा, वो बाकी इसमें चला गया, बाकी चला गया। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज्यादा करते हैं। जब हमारे सामने इस प्रकार की चीजें आती हैं तो निश्चित रूप से दूसरे लोग इस बात पर सोचने पर मजबूर होते हैं कि भाई वास्तव में एक ऐसा है जिसको कि हमें पालन करना चाहिए, हमें इससे जुड़ना चाहिए। और जो जब जुड़ेगा तब तक जब 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 भी जुड़ता है आदमी तो हमारी संख्या बढ़ती है। जैसे कि हमारा टारगेट है 11 फरवरी 2024 को कटोर ताले स्टेडियम को मतलब पूरा भरना है, यानी 5,000 से ज्यादा से लोगों को है। जब 5,000 लोग एक ही मकसद के लिए इकट्ठे होंगे, वो भी बगैर चंदे के, अपना पैसा अपना खर्चा करने के लिए, अपने जो मतलब हमारा जो खर्चा है उसको बैन करने के मात्र से जब लोग इकट्ठे होंगे तो निश्चित रूप से एक मिसाल कायम होगा। और जब मिसाइल कायम होगा तो दूसरे लोगों के साथ में हमारी फैमिली एटमॉस्फेयर भी बनता है, हमारी दूसरी बातें भी होंगी। इन सब बातों से निश्चित आता है कि हमारा जो संघ है
समण संघ है, वो समण संघ न केवल पुरानी बातों पर, मतलब पुरानी चीजों पर चल रहा है, बल्कि नए नए जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है के अनुसार आवश्यक सुधार करते हुए, आवश्यक बातों जोड़ते हुए हम जो है इस संघ को मतलब सामने रखते हैं। और निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो चीजें हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल कायम होगी। और जब ये मिसाल कायम होगी तो निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा छोड़ के चले जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी हम बुजुर्गों को या पुरानी बड़ी पीढ़ी को कोई आलोचना नहीं कर पाए, कोई गाली न देना पाए, कोई बात नहीं कह पाए कि भाई आपके पास समय था, आपने चेताया नहीं, आपने कुछ नहीं किया, या आपने कुछ नहीं कर पाया। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि सामने रहेगा कि आने वाली पीढ़ी ये महसूस करेगी कि हमारी पुरानी पीढ़ी ने जो रास्ता दिया, जो बातें बताई, वो निश्चित रूप से समय के आगे चल करके बात बताई। और समय के आगे हमारा संघ चल रहा है, तो इस प्रकार से चलते रहेंगे तो हमारी बातें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और इसी बात को लेकर के, क्योंकि मुझे संघ द्वारा जो आदेश दिया गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मेरे द्वारा जो कुछ भी टूटा फूटा किया, उससे किसी भाई को मैंने कोई ठेस नहीं पहुंचाया। फिर भी अगर किसी बात, मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। आप संघ ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत संघ का आभार मानता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमः, संगम नमः।